हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं शिक्षा मनोविज्ञान। आज से हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों, कहते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परिचय जरूर कर लेना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, मारवाड़ी में कहावत है कि कटी हाथ घालो उन्हें पहला इन बारे में जानकारी जरूर रख दो। तो वैसे ही शिक्षा मनोविज्ञान को शुरू करने से पहले इसका परिचय जरूर पढ़ लेते हैं। तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा है। मनोविज्ञान के अंतर्गत ही शिक्षा मनोविज्ञान एक इसका पार्ट है, शाखा है। ठीक है। मनोविज्ञान को प्राचीन समय में दर्शन शास्त्र के अंदर पढ़ा जाता था। अब वर्तमान में मनोविज्ञान एक अलग विषय है ना, तो प्राचीन समय में ये अलग विषय नहीं हुआ करता था, ये दर्शन शास्त्र के अंदर ही पढ़ा जाता था। फिर अनेक विद्वान आए और उन्होंने अपने अपने मत दिए। सुकरात आया, प्लेटो आया, अरस्तु आया। किसी ने आत्मा के बारे में बताया इसको, किसी ने इसको कहा ये चेतना का विज्ञान है, किसी ने बताया ये मन का विज्ञान है, किसी ने बताया ये व्यवहार का विज्ञान है। वर्तमान में जो परिभाषा चल रही है मनोविज्ञान की, वो है व्यवहार का विज्ञान। और मनोविज्ञान को एक विषय बनाने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है विलियम जेम्स को। किसको? विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स ही वो प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया। प्राचीन समय में दर्शन शास्त्र के अंदर ही मनोविज्ञान पढ़ा जाता था। मनोविज्ञान कोई अलग विषय नहीं हुआ करता था। अब पढ़ते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। बात करें मनोविज्ञान की तो सबसे पहला नाम आता है सुकरात का। ये एक यूनानी दार्शनिक थे। और सुकरात ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। अब सुकरात ने कह दिया कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद सुकरात के ही एक शिष्य थे जिनका नाम है प्लेटो। प्लेटो। मारवाड़ में क्या होता है कि कोई भी बहुवचन बोलते हैं ना, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज का बहुवचन बोलते हैं तो उसको पीछे ओ लगाते हैं। तो हमारे यहाँ प्लेट को प्लेटो कहा जाता है। तो देखो, प्लेटो, अब प्लेटो पर सुकरात की बातों का प्रभाव पड़ा और प्लेटो ने एक बात कही, क्या? कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब इसने ये बात कही, इसके बाद दो बातें और कही। वो दो बातें क्या है? कि पहली बात तो ये है कि प्लूटो ने कहा कि पंच तत्वों से प्रकृति का निर्माण हुआ है। ये जो हमारी प्रकृति है उसका निर्माण 5 तत्वों से हुआ है और उन्हीं पंच तत्वों से मनुष्य का निर्माण हुआ है। और इन पंच तत्वों के अलावा मनुष्य के अंदर आत्मा का वास होता है। ठीक है। और आत्मा के बारे में इन्होंने एक और बात कही कि आत्मा ही परमात्मा है।
पहली बात प्लेटो की कि पंच तत्वों प्रकृति का निर्माण हुआ है। और इन्हीं पंच तत्वों से मनुष्य का भी निर्माण हुआ है। तथा मनुष्य में आत्मा पाई जाती है। अब क्या चीज नहीं बताई ये आत्मा के बारे में, और आत्मा के बारे में इन्होंने एक और बात कही कि आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, ये तो हो गई प्लेटो तक की बातें। अब प्लेटो का एक शिष्य था जिसका नाम था अरस्तु। अब प्लेटो की बातों का अरस्तु के ऊपर प्रभाव पड़ा, और प्रभाव इतना पड़ा कि उसने आत्मा का अध्ययन करना शुरू किया। और उसने सबसे पहले, अरस्तु ही सबसे पहला व्यक्ति था जिसने दर्शन शास्त्र में आत्मा का अध्ययन शुरू किया, और वही आगे जाके प्राचीन मनोविज्ञान का आधार बना। ठीक है, दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन की शुरुआत किसने की? अरस्तु ने। ठीक है, अब देखो, अब यही आत्मा का अध्ययन जो शुरुआत की थी अरस्तु ने, यही आगे जाके प्राचीन मनोविज्ञान का आधार बना। और इसी कारण प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। तो सबसे पहली नोट करने लायक बात क्या है कि प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो आगे, अब हम लोग तो प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को मानते हैं, लेकिन एक विद्वान है जो अरस्तु को नहीं मानता। वो कहता है कि अरस्तु से ही पहले एक इनके गुरु आए जिनका नाम था प्लेटो, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। उन्होंने आत्मा की अवधारणा इनसे पहले दे दी। तो वो कहते हैं कि असली प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है? प्लेटो। ठीक है, और उस व्यक्ति, उस विद्वान का नाम क्या है जिसने ये कहा? काल्सनिक। ठीक है, काल्सनिक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है? प्लेटो। कोई बात नहीं, ये इनका मानना है और हमारा मानना क्या है? अरस्तु। ठीक है, अगर एग्जाम में सवाल पूछ ले कि काल्सनिक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? प्लेटो को। और सिंपल क्वेश्चन आए कि प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है अरस्तु। ठीक है, जानते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है अरस्तु, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। अरस्तु ने ही सबसे पहले मनोविज्ञान का अभिप्राय दिया था। क्या? कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन। और इसकी बात का समर्थन किसने किया था? इसके समर्थक थे इनके ही गुरु प्लेटो और हिप्पोक्रेटस और रुडोल्फ गोइकले
और एक विद्वान और है जिनका नाम है देकार्ते। अब ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में इन्होंने अभिप्राय दिया था कि आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान का क्या अभिप्राय दिया कि ये क्या है, आत्मा का अध्ययन। अब 16वीं शताब्दी तक तो इनका चला। फिर एक व्यक्ति आए, रुडोल्फ बोइकले। ठीक है, बात है 1590 की। 1590 में रुडोल्फ बोइकले इन्होंने एक पुस्तक लिखी, साइकोलॉजिया। और इसी पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो किसने किया, रुडोल्फ बोइकले। और कौन सी पुस्तक में किया, तो उस पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। ठीक है, अब साइकोलॉजी शब्द को भी जान लेते हैं। साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा से बना हुआ है, वो भी दो शब्दों से मिलकर। कौन कौन से दो शब्द, साइकी और लोगस, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करने वाला। तो क्या अर्थ हो गया, आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है, आत्मा का अध्ययन करने वाला। अब इनके बाद अगले व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है देकार्ते, जो 1596 के लगभग की बात है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे थे, इन्होंने दर्शन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी और भौतिक विज्ञान के अंदर भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और भौतिक विज्ञान की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय इनके अंदर विचार आया कि आत्मा के अध्ययन को अगर भौतिकी से जोड़े तो क्या हो। तो इन्होंने क्या किया, आत्मा के अध्ययन को भौतिकी से जोड़ा। अब भौतिकी में आपको पता है कि हर चीज के पीछे क्या उसका वजूद देखा जाता है, उसके पीछे का कारण ढूंढा जाता है। तो भौतिक विज्ञान के अंदर जो भी घटनाएं दिखाई जाती हैं उसके पीछे कारण, उसका तर्क जरूर दिया जाता है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने भौतिक विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया, तो बहुत सारे विद्वानों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन ये नहीं माने। अब क्या हुआ, जब इन्होंने जोड़ा तो अनेक सारे सवाल पैदा हो गए। क्या, कि आत्मा क्या है, ठीक है, आत्मा का क्या स्वरूप है, मनुष्य में आत्मा क्यों पाई जाती है, आत्मा कैसी दिखती है। अब ऐसे सवाल आ गए और इनका जवाब इसको मिला नहीं, तो इसका अभिप्राय भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब देकार्ते के बाद एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है पोम्पोनोजी। इटली के दार्शनिक थे ये। क्या नाम है, पोम्पोनोजी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मनोविज्ञान की क्या अवधारणा दी, मनोविज्ञान का क्या अभिप्राय बताया कि मनोविज्ञान क्या है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, अब इन्होंने कुछ और भी बातें बताई। क्या, कि मनुष्य के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां होती है और ये पांचों ज्ञानेंद्रियां ज्ञान को मनुष्य के मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ठीक है, और उन 5 ज्ञानेंद्रियों का नाम क्या है, सबसे पहली है आंख और कान और त्वचा और
जीभ और नाक। ठीक है, ये सब ज्ञानेंद्रिय क्या करती है? ज्ञान को मनुष्य के मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ये बात किसने कही? इटली के दार्शनिक पोम्पोनो जी ने। और इन्होंने मनोविज्ञान का क्या अभिप्राय दिया कि मनोविज्ञान क्या है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब 1700 ईस्वी तक तो ये अभिप्राय चला, लेकिन उसके बाद इसको भी अस्वीकार कर दिया। क्यों इसे अस्वीकार कर दिया वो देखिए। देखो 1870 की बात है, जब दो व्यक्तियों का नाम आता है सामने, जिनका नाम है विलियम जेम्स और विलियम वुंट। इन्होंने मनोविज्ञान का एक नया अभिप्राय दिया जिसका नाम है चेतना का विज्ञान। क्या है? चेतना का विज्ञान। अब इन्होंने क्या बताया कि मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान। और चेतना के बारे में विलियम जेम्स ने क्या कहा कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। ये बात किसने कही? विलियम जेम्स ने। ठीक है, वैसे चेतना होता क्या है वो देखो। चेतना कहते हैं ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान को संवेदना कहते हैं या क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, आगे बढ़ो। अब विलियम जेम्स ने एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम है? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, और ये बुक ही आगे जाकर आधुनिक मनोविज्ञान का आधार बनी। ठीक है, और एक बात इनके बारे में और है, क्या है कि विलियम जेम्स ही वो प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। देखो, इनसे पहले क्या होता था कि दर्शन शास्त्र के अंदर ही मनोविज्ञान को पढ़ा जाता था, और इनसे पहले अभिप्राय भी वो क्या था? आत्मा का विज्ञान या मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक अलग पुस्तक लिखी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और दर्शन शास्त्र से साइकोलॉजी को अलग किया और उसका अलग अध्ययन करना शुरू किया। ठीक है, और इन्हीं की बदौलत आज हम क्या कर रहे हैं? मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में पढ़ रहे हैं। और ये पुस्तक ही आधुनिक मनोविज्ञान का आधार बनी। तो इस कारण आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का आधार क्या बनी? यह पुस्तक। इस कारण आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए, विलियम जेम्स के बारे में बात की थी, अब बात करते हैं विलियम वुंट की। तो विलियम वुंट वो प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने बनाई? तो किसने बनाई? विलियम वुंट ने। ठीक है,
और कहां बनाई, तो वो बनाई कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय जर्मनी में। ठीक है, कहां बनाई, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय जर्मनी में। कब बनाई, 1879 में। ठीक है, आगे देखो। अब इन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला बनाई, तो इसी कारण प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है, ठीक है, विलियम वुंट को। अब देखो, विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने क्या सिद्धांत दिया था, मनोविज्ञान का अभिप्राय दिया था, क्या कि मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान। ठीक है, और इसके समर्थक कौन कौन थे वो देखो। तो समर्थक थे इनके विलियम वाइन्स, एक नाम आता है चैडविक, और एक और थे जिनका नाम है टिचनर। ये थे इनके समर्थक। अब जो इन्होंने जो चेतना का विज्ञान का अभिप्राय दिया, ये सबसे कम समय तक चला। कितना चला कि 1870 में इन्होंने यह अभिप्राय दिया था, और इसमें 30 वर्ष और जोड़ दो तो कितने हो गए, 1900 ईस्वी तक तो यह अभिप्राय चला। फिर यह भी अस्वीकार कर दिया। क्यों स्वीकार कर दिया, तो उसका कारण है, एक व्यक्ति है मैकडूगल, जो क्या थे उस समय उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम है, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। उस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा कि जो ये चेतना शब्द है, ये एक बहुत बुरा शब्द है, ठीक है, और इसका साइकोलॉजी के अभिप्राय के रूप में प्रयोग करना साइकोलॉजी का ही दुर्भाग्य है। तो उसका समर्थन किया लोगों ने, और समर्थन किया तो क्या हुआ, इस अभिप्राय को अस्वीकार कर दिया गया। विलियम मैकडूगल, बात कब की है, 1900 ईस्वी में। ठीक है, मैंने बताया था इन्होंने एक पुस्तक लिखी। क्या पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम है द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, क्या पुस्तक लिखी, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा, क्या कहा, चेतना एक बुरा शब्द है। ठीक है, और इसको मनोविज्ञान के अभिप्राय के रूप में प्रयोग में लेना मनोविज्ञान का ही दुर्भाग्य है, जिसे लोगों ने स्वीकार किया, और विलियम जेम्स और विलियम वुंट का जो अभिप्राय था वो फेल हो गया। देखो आगे। अब 1900 ईस्वी में ही एक और व्यक्ति आए हैं जिनका नाम है सिगमंड फ्राइड। इन्होंने क्या किया वो जानो। तो इन्होंने क्या कहा, चेतना के बारे में ही, चेतना को इन्होंने डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया कि चेतना 3 प्रकार की है। ठीक है, और तीनों प्रकार कौन कौन से हैं, देखो। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन।
ये तीनों मन के प्रकार हैं, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। ठीक है, अब इन्होंने कहा चेतन मन का तो 10% योगदान होता है और 90% योगदान किसका होता है? अर्धचेतन और अचेतन मन का। और यही 90% हम मनोविज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। मनोविज्ञान के अंदर हम अर्धचेतन और अचेतन मनोविज्ञान का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने एक प्रयोग बताया था। क्या प्रयोग किया? एक जार लिया, उसमें पानी भर दिया और इसमें बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। अब क्या हुआ? बर्फ का 10% तो पानी के बाहर रहा। ठीक है, और 90% जो टुकड़ा था वो क्या हुआ? डूबा हुआ रहा। तब इन्होंने कहा ये 10% बड़ा भाग तो क्या है? चेतन मन। ठीक है, और जो ये 90% का भाग है, जो सतह के ऊपर वाला, जो सतह के टच में है, और अंदर वाला, ये क्या है? अचेतन और अर्धचेतन। ठीक है, ये कितना है? 90%। अब देखो आधुनिक मनोविज्ञान का अभिप्राय ये किसने दिया? जो आज हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, इसका अभिप्राय किसने दिया? तो आज हम जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो मनोविज्ञान के अंदर मनोविज्ञान क्या क्या अभिप्राय दिया जाता है? तो आज हम जो पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान, उसमें अभिप्राय यह दिया जाता है कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन। और मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में अभिप्राय किसने दिया? तो उनका नाम है जेबी वॉटसन। ठीक है, जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान को क्या कहा? व्यवहार के अध्ययन के रूप में। और इनका समर्थन किसने किया? समर्थक किया, सबसे पहला नाम आता है स्किनर, एक और है पाओलो हल। ठीक है, एक और है मैकडूगल, अभी जिनके बारे में पढ़ा था ना। ये इनके समर्थक रहे हैं। ठीक है, तो आधुनिक मनोविज्ञान का अभिप्राय किसने दिया? जेबी वॉटसन ने। ठीक है, अब जेबी वॉटसन का जो ये अभिप्राय है वो अभी तक चला आ रहा है। और जेबी वॉटसन उस समय के सबसे चमकते सितारे माने जाते थे। और इन्होंने यह अभिप्राय कब दिया? 20वीं सदी में। तो 20वीं सदी में मनोविज्ञान का चमकता सितारा किसको कहा जाता है? जेबी वॉटसन। 20वीं सदी का मनोविज्ञान का चमकता सितारा। किसे कहा गया है? जेबी वॉटसन को। ठीक है, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।